जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मोदी जी जो है इस देश को खा जाएंगे, मोदी जी डिक्टेटर बना देंगे, मोदी जी जो है ऐसा कर देंगे, मोदी जी वैसा कर देंगे। राहुल जी को जो है जननायक बनाया गया है और मोदी जी को जो है खलनायक बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रोपोगेंडा हमारे देश में चल रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ गया तो ऐसा ना हो जो है एक ही पार्टी हमेशा जो है डोमिनेंस में रहे और सब कुछ जो है डूब जाएगा। और जो है SC ST का मामला तो चल ही रहा था, साथ में वन नेशन वन इलेक्शन की जो एकदम जो बीच में ये बात चली है। तो हालांकि ये बात पहली बार नहीं चली है, मैं आपको बिल्कुल जो है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो बात है ना, ये राष्ट्रपति श्री जो हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जो है इसकी भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कहते हैं तो इसका सीधा सा मंतव्य ये निकलता है कि इस देश में जो है जब भी ये प्रक्रिया चालू होगी या फिर जब भी ये कानून वगैरह बन जाएगा, हमारे राष्ट्रपति जो महोदय हैं जो पूर्व में थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बताया था कि 15 टोटल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, 15 टोटल अमेंडमेंट होंगे, जिसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी शामिल हैं। और उनमें जो है जो पहला बिल पेश किया जाएगा उसमें ये बात कही जाएगी कि जितने भी जो है ये इस समय चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का यानी कि पार्लियामेंट की जो मामला है और चाहे आप स्टेट लेजिस्लेटिव की मामले देख लीजिए, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा हमारे देश में मैं आपको बात करूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। जैसे हमारे देश में जो है जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से हमारे देश में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 6 में ही स्टेट लेजिस्लेटिव का कॉन्सेप्ट है, यानी कि राज्यों में जिस प्रकार से देश में लोकसभा और राज्यसभा पाई जाती है उस प्रकार से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का जो है पाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यानी कि जो महत्व विधानसभा का जो है एक राज्य में होता है उसी प्रकार से एक महत्व देश में लोकसभा का होता है। जो महत्व देश में राज्यसभा का होता है वही महत्व एक स्टेट में यानी कि राज्य में एक विधान परिषद का होता है। विधानसभा के जो लोग हैं वो चुने जाते हैं, मैं आपको बता दूं, लोगों के द्वारा। जो MLA होते हैं यानी कि म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो बैठते जा कर के हैं स्टेट यानी कि राज्य की। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा होगी, जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं यानी कि जो म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं उससे मुख्यमंत्री बहुमत का व्यक्ति उसमें बनता जा कर के है, और जो MLA के चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री वाले चुनाव होते हैं उसमें जनता वोट डालती है, MLA को अपनी चुनती है। MLC होते हैं विधान पार्षद, ये जो बैठते जा कर के राज्य की विधान परिषद में। मैं आपको बता दूं हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में मात्र 6 में ये व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पे बाईकैमरल व्यवस्था है। हमारे देश में यूनिकैमरल यानी कि एक सदनात्मक व्यवस्था ही ज़्यादातर सभी में पाई जाती है। हालांकि अगर जो है पार्लियामेंट और चाहे तो इसको जो है 2 में बदल सकती है, यदि उस स्टेट के संबंधित लोग जो है कुछ प्रस्ताव अगर रखें, अगर कुछ मतलब कहेंगे तो जो है ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसमें सेंटर की जो भी है हमें चाहिए होगा। इस प्रकार से जो है हमारा देश बटा हुआ है। जब बात वन नेशन वन इलेक्शन की आती है यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो आखिर क्यों जो है वन नेशन वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर जरिए जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है इसके कारण को जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि अब से यानी कि जब से भी लागू होगा तो हमारे देश में जो विधानसभा के इलेक्शन है यानी कि स्टेट की जो विधानसभा है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा जिससे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं, और जो देश की लोकसभा है जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उनके चुनाव जो है एक साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये एक साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे मतलब क्या है, क्या एक साथ अभी तक नहीं होते थे? तो इसका जवाब है अभी तक तो नहीं होते थे। ठीक है, फिर सवाल ये है कि जब देश हमारा साथ ही में आज़ाद हुआ था, जब सभी लोग साथ ही में आज़ाद हो गए थे, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आता है? तो इसके पीछे कारण जो है कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल ऐसे सर्कमस्टेंसेस 1967 में बने, जिसके बाद जो हमारे देश में एक साथ एक चुनाव नहीं हो पाए पूरे देश में। वैसे मैं आपको बता दूं 1951 से 1967 तक हमारे देश में जो चुनाव होते थे वो एक साथ ही होते थे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव है और चाहे लोकसभा का चुनाव एक साथ ही होता था। इसके बाद जो है ये सब होना बंद हो गया 1967 के बाद।
अब हमारे देश में जो मोदी गवर्नमेंट है, सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है क्या? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, 1951 में 1991 में हमारे देश में जो है 10 करोड़ रुपए खर्चा होता था, 10 करोड़ रुपए खर्चा होता था इलेक्शन पे। लेकिन आज हमारे देश में अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में हमारे देश में 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, 2019 में आया है। 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया 2019 में, और 10 करोड़ खर्चा आता था 1951 यानी कि 1951 में, जब देश के पहले आम चुनाव हुए लोकसभा के। तो ये चीज़ आपको जो है आंकड़े आपको स्पष्टता बता रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम एक डेवलपिंग स्टेज में हैं, हम मिडिल लोअर इनकम में आते हैं। तो हमारे जैसे देश में चूँकि हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, चूँकि हमारे पास जो है अच्छा खासा जीएसटी का कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फालतू की चीज़ों में खर्चा करेंगे। ये पैसा हम कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स हम इतना वेस्ट कर देते हैं, यानी कि जितना भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रभाव जो है डालता है, और जिससे जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कई सारी चीज़ें जो है इस इलेक्शन से होती हैं, बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराने से क्या है जो है इससे परेशानियाँ आती हैं, सबको जो है एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला चीज़ है पॉलिसी पैरालिसिस। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सीधा सा ये है कि जब भी जो है इलेक्शन बार बार आप कराओगे तो इससे जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो वोट है बैंक है, वोट बैंक है तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी है तो भेड़ों की चाल है, और यही होता है। यानी कि सरकार को चाहिए वोट, वोट फिर चाहे साम दाम दंड भेद, धर्म नीति, राजनीति, पॉलिटिक्स, कुछ भी करके वोट बैंक चाहिए, वोटर हमें चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बड़े बड़े वादे लपेट दो, बड़े बड़े वादे कर दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तख्ता पलट कर देंगे, हम जो है यहाँ पहुँचा देंगे। कोई कहता हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, कोई कहेगा जय हिंदुस्तान, कोई कहेगा जय मुस्लिम, कोई कहेगा जय राम राज्य, इसी वगैरह कल्पना करेंगे। सब लोग जो है अपने अपने नारे लगाते हैं, एजेंडा किसी के पास नहीं है। एक मोदी जी भी सपना हमको दिखा रहे हैं, 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। आपने सुना होगा, कान में बात करना जा करके। अगर जो है, हालांकि वो ऐसा काम भी कर रहे हैं, उनका लक्ष्य जो है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये कि सर रोड मैप आपका क्या है? बड़ी बड़ी बातें तो मैं भी आज फेंक दूँगा करके यहाँ पे आकर के। रोड मैप आपका क्या है? कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे तो कैसे करेंगे? सवाल ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और कुछ जो है राम राज्य की कल्पना करते हैं, वो कहते हैं राम राज्य लेकर आइए और भारत जो है विश्वगुरु बन जाएगा। इसका मतलब आज से पहले तो विश्वगुरु था ही नहीं। मतलब हमें जो है पहचान हम खुद देंगे, मतलब ऐसा है। मतलब हम अपने आप को भी विश्वगुरु नहीं मानते हैं, जब बन जाएगा तब मानने लगेंगे, और सब जो है एकदम बढ़िया, सब जो है देश ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि अभी तो राम राज्य से चलता नहीं है ना, अभी पूरी दुनिया जो है वो राम राज्य से कहाँ चलती है? अभी तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो राम राज्य से सब कुछ हो जाएगा। ये वही राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं जो रामायण में बताया गया है शायद, और उसकी कल्पना अगर आपको भी करनी हो तो आप एक बार रामायण जिसके भी द्वारा लिखी गई हो उसको आराम से पढ़ लें। चलिए, इसी तरीके से इस्लाम के सपोर्टर वो अपना काम करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर मैं आपकी मेंटालिटी समझ गया, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप वैसे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं जो है साधारण सा इंसान हूँ, ठीक है, आपके तरीके से जो है भावनाओं में नहीं बहता हूँ, और जो भी बात होती है फैक्ट के बेसिस पे कहता हूँ। कुछ रैशनल बात कर देता हूँ, तार्किक बात कर देता हूँ, फैक्ट के बेस पर बात कर देता हूँ। तो सीधी बात है, लव इज़ ब्लाइंड। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो कांस्टेंट अगर कंपेनिंग आप करते रहोगे अपने इलेक्शन की, तो फिर भैया जनता का कब ध्यान रखोगे? आज पता चला फला जी कानपुर में है, आज पता चला फला जी कन्नौज में है, आज पता चला फला जी वाराणसी में है, आज पता चला फला जी कलकत्ता में है। इस प्रकार से जनता के जो मेहनत का पैसा है, जो टैक्स एक एक रुपये पे करती है, जो टैक्स को जो है ईडी एकदम मुंह में हाथ डाल करके जो है निकाल लेती है, उस टैक्स को जो है इस तरीके से बर्बाद किया जाता है। कैंपेनिंग में लगे रहेंगे 24 घंटे, सरकार की जो पैसा जो जनता की सेवा में लगना चाहिए वो पता चला सेवा में मेवा खा रहे हैं खाने वाले। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, मैं किसी एक का बात नहीं करूँगा। दूसरा चीज़ अगर किया जाए तो बार बार इलेक्शन होने से करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। ब्लैक मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, इससे जो बिजनेस एंटिटीज होती है उनके ऊपर दबाव बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा चाहिए होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो ये चंदे का धंधा समझ रहे होगे। जैसे बात किया जाए 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए को सीज किया, पॉलिटिकल पार्टी को लिए बुलाया गया था पैसा।
तो ऐसे तो बहुत सारा पैसा जो है लाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी में। बिजनेस एंटिटी भी प्रभावित होती हैं, और जब बिजनेस एंटिटी प्रभावित होती हैं तो जब पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा काम भी करती हैं। अब उनके लिए अच्छा काम करने का मतलब है आपने करप्शन किया है, आपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदला है। ये सीधी सी बात होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इसे खुले में नहीं कोई देगा, ब्लैक मनी के जरिए पैसा आता है, यानी कि करप्शन, ब्लैक मनी, फिर लूट फूट, ये सब बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, यानी कि प्रशासनिक जो क्षमता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी कि अधिकारी हो चाहे वो टीचरगण हो, उनको जो है ये दुनिया के जो इलेक्शन है उनमें लगा दिया जाता है, उनके काम में लगा दिया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है, उनके जो उनका मेन पेशा है इससे जो है वो प्रभावित रहते हैं, और दुनिया के काम काजों में उनको मेंटेन करने में लगा दिया जाता है। इससे हमारे अधिकारीगण जो उनको काम करना चाहिए, जनता की सेवा, उस पर प्रभावित होती है। टीचरगण जिनको जो है देश का बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी प्रभावित होते हैं। इससे भी जो है बार बार जो है उठापटल मची रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का अगर हम एक और कॉन्सेप्ट जो है बताना आपको भूल गए हैं, वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक साथ इलेक्शन करा दो और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ करा दो, बल्कि इसका मतलब एक और होता है कि जो इलेक्टोरल बोझ है हमारे देश में, अभी मैं आपको बता दूं क्या होता है हमारे देश में, कि जो इलेक्टोरल बनते हैं, इलेक्टोरल जो लिस्ट बनती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग बनाता है, और स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो है अलग बनाता है। यानी कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है और जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो अपने अपने लोकसभा, और जो स्टेट वाला है वो अपना विधानसभा का इलेक्टोरल लिस्ट बनाता है अलग अलग। भैया अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे देश में इलेक्शन जो है एक वही वोटर दोनों में जब डालेगा जा कर के वोट, तो डबल खर्चा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? एक ही जब लिस्ट बननी है भैया, उसी से वो दोनों जगह वोट डालेगा जा कर के, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनाएगा और देश का इलेक्शन कमीशन अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनाएगा। तो ये बर्डन क्यों बढ़ा रहे हो? आप एक लिस्ट बनाइए, एक साथ काम कराइए, तो ये झंझट ही दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन होते हैं या जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो शायद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शायद जोड़े गए थे हमारे देश में, जो न्याय पंचायत और नगर पंचायत के जो इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायतों का जो इलेक्शन है, वो चूँकि स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि राज्यों का विषय है, क्योंकि राज्यों के पास पावर रहनी चाहिए, ऐसा जो है मुद्दा उठा था। तो राज्य के पास जब मुद्दा है तो राज्य जो है उसमें इलेक्शन कराएंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन या पंचायतों के इलेक्शन। और सवाल ये है कि सर इनका तो इलेक्शन आपने एक साथ करवा नहीं पाया, तो कहा जाता है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ करा लीजिए। जो स्टेट के बचे हुए म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या पंचायत के चुनाव हैं, उनको आप स्टेट का सब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे ही ये इलेक्शन स्टेट के ख़त्म होंगे, वैसे अगले 100 दिनों के अंदर, 100 डेज़ के अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके इलेक्शन और पंचायत या फिर कुछ भी हो उस राज्य में, उसके इलेक्शंस हो जाएं 100 दिनों के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक ये भी कहता है इलेक्टोरल लिस्ट एक बननी चाहिए, क्योंकि वोटर वही स्टेट में भी डालेगा, वही देश में भी डालेगा। फालतू का बर्डन आप क्यों बढ़ाते हो? दूसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो जनता के बीच में एक फैटिक रहता है, किस बात का, कि इलेक्शन आ गए हैं। जैसे अभी क्या होता है कि जब इलेक्शन बार बार आते हैं तो जनता परेशान रहती है कि चलो यार आज फिर जो है वोट डालना पड़ेगा, फिर ये जो है रोटी कपड़ा और मकान की बात करेंगे और ज़िंदगी बर्बाद चलती रहेगी, लेकिन कभी इंतजाम उसका कुछ नहीं होगा। तो जनता के पास एक फैटिक रहता है कि यार क्या यार फालतू में डालेंगे जा कर के। जैसे हमारे जैसे लोग, उनका जो है कभी कभी तो मूड यही टन का रहता है कि छोड़ो अच्छा, लेकिन वोट आपको डालना चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए। अब मैंने भी डाला था। तो जो इलेक्शन का फैटिक है कि यार कौन जाए, लेकिन जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनेगी। एकदम डेमोक्रेसी के मसीहा बन के आप निकलोगे कि आज भैया जो है मुख्यमंत्री हम ही डिसाइड करेंगे, आज जो है योगी जी और मोदी जी हम ही डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें एक बायसनेस भी है। कौन सी बायसनेस? वो ये है कि जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय जो पार्टी हैं, यानी कि जो नेशनल पार्टी हैं, उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। जो नेशनल पार्टी हैं, ऐसा ना हो कि वो साइडो कर दें रीजनल पार्टी को, यानी कि जो छोटी पार्टी हैं पता चला वो साइड हो जाएं और बड़ी पार्टी एकदम उभर के सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि वो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, जनता का ज़्यादा फोकस रहेगा देश पे, ना कि फोकस रहेगा लोकल लेवल पे। इसमें जो रीजनल पार्टी हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए वो जो काफ़ी चिंता में रहती हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के।
उनके भी अपने कंसर्न्स हैं। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो जो फेडरलिज्म है, जो हमारे देश में संघवाद है, हालांकि अगर देखा जाए तो फेडरलिज्म सिर्फ जो है अपनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि हमारे आर्टिकल नंबर 1 शायद कहता है, द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड नो वन हैव द राइट टू सीसेट फ्रॉम द फेडरेशन। यानी कि हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है वो अमेरिका की तरह नहीं है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, हालांकि अमेरिका के फेडरल सिस्टम में जो है एक बार कोर्ट से कहा था तो कोर्ट ने कह दिया था कि फेडरल है या नहीं है, कब तुम्हें अलग होना ये हम बताएंगे, या फिर चाहे कन्फेडरेशन। हालांकि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो मैं आपको बता दूँ हमारा जो देश है वो संघवाद का स्ट्रक्चर को धारण किए हुए है, यानी कि स्टेट और यूटी और जो सेंटर है उनके बीच पावर का बंटवारा है। लेकिन ये यूनिटरी है, एकात्मक है, सेंटर को ज़्यादा पावर है। हमारा देश दिखने में तो लगता है जैसे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। इससे जो राज्यों के पास जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इससे जो राज्यों की जो सरकारें हैं वो हो सकता है उनको कहीं नुकसान हो जाए, या जो छोटी बड़ी पार्टी हैं उनको जो है, और जो लोग हैं जब वोट डालने जाएंगे तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी यार कि योगी जी इधर हैं, मोदी जी उधर हैं, सब बात तो एक ही होती है, यानी कि एक ही में डाल दो जा करके। ऐसी जो है बहुत सारी लोगों के बीच जिनके बीच एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम इतना घटिया हो, हालांकि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, कहने को तो कह सकते हो, लेकिन अभी भी हमारे देश में ये बात से आप नकार नहीं सकते हो कि हमारे देश में अभी भी जो है, हमारे देश में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं। वो पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, समझदार इतने नहीं हैं, तो उनको किस प्रकार से ये चीज़ें समझाई जाएंगी। जो भी डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते हैं, जो डेमोक्रेसी के फ़ायदे नहीं जानते, डेमोक्रेसी के नुकसान नहीं जानते हैं, मोनार्की के फ़ायदे नहीं जानते, मोनार्की के नुकसान नहीं जानते हैं, डिक्टेटरशिप के फ़ायदे नहीं जानते, डिक्टेटरशिप के नुकसान नहीं जानते हैं, जो बायसनेस में जकड़े हुए हैं, जिन्होंने चाइनीज़ इकोनॉमी को नहीं देखा है, जिन्होंने यूएस इकोनॉमी को नहीं देखा है, जिन्होंने रसिया का जो है जो सोशलिस्ट मॉडल है उसको नहीं देखा है, या फिर कह लीजिए चाइना का जो कम्युनिस्ट मॉडल है उसको नहीं देखा है, चाहे आप क्या वो जब समझेंगे, मतलब क्या बताया जाए, क्या डेमोक्रेसी के पिलर होते हैं, क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या मीडिया को दिखाना चाहिए, क्या मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी सवाल करना चाहिए, ये हमारे देश में हिम्मत कहाँ से आएगी। ये हमारे देश में जो लोग हैं वो जो है उनके अंदर ये जनमानस में जो है ये चेतना कहाँ से आएगी। जो इसको सोशल मीडिया ने गुलाम बना के रखा है किसी एक अंधभक्त की तरह। अब अंधभक्त का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो आप समझते हो, अंधभक्त का मतलब उधर भी हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारी मेंटालिटी है जो तुम समझ लेते होगे। दूसरा चीज़ अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 करोड़ रुपए हमारी पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पर्सनल लॉ एंड जस्टिस की, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए होंगे वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने के लिए। 10,000 करोड़, ये 2015 की बात है। दूसरा चीज़ अगर बात किया जाए तो अगर हमारे देश में जो है एक साथ इलेक्शन होंगे तो हमारे देश में गवर्नेंस का जो वैक्यूम बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए जिनका विधानसभा का कार्यकाल अभी मान लीजिए जैसे 2026 या 2028 में जब भी ये इलेक्शन करवाना होगा मोदी जी को, तो वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके किसी न किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल को काटना पड़ेगा या किसी को बढ़ाना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा, तभी तो पूरे देश में एक साथ हो पाएंगे। तो हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, और जब प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तो सीधी बात है गवर्नेंस का वैक्यूम क्रिएट होगा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं डिसरप्शन तो जो है पैदा ही होगी। फिर दूसरी चीज़ जो ये भी है कि हमारे देश में जो है कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं, जो रीजनल पार्टी हैं इनको जो है, या फिर विपक्षी जो पार्टी हैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं, तो ये भी जो है एक चिंता का सबब है। दूसरा चीज़ ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे प्रेशर हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन हमारा कह चुका है कि चूँकि हमारा देश का इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया के इतने बड़े डेमोक्रेसी को लीड करता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के सामने भी बहुत बड़ी एक चिंता का सबब होगा कि कैसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे हमारे देश में ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी के साथ और उसी मोरलिटी और एथिक्स के साथ हम जो है देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराएं, और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें, सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, ये हमारा इलेक्शन कमीशन भलीभांति इससे चिरपरिचित है और वो अपना कार्य 1951 से लेकर आज तक करता आ रहा है।
और मुझे भविष्य में भी जो है हमारी जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेटिव, इन सभी पे विश्वास है कि आगे भी ये कार्य को इसी प्रकार से अंजाम देती रहेंगी। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे देश का मीडिया बिकाऊ ना हो, हमारा देश का मीडिया ईमानदार हो, जुडिशरी ईमानदार हो, एग्जीक्यूटिव ईमानदार हो और लेजिस्लेटिव ईमानदार हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए तो वो होनी चाहिए हमारी जनता। हमारी जनता को अपने राइट्स पता होने चाहिए, हमारी जनता को अपनी मॉरल ड्यूटी पता होनी चाहिए, अपना एथिकल वैल्यू पता होना चाहिए। क्या है, एक कंट्री के सिटीजन होने के नाते हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको किस प्रकार से पालन किया जाए, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या डेमोक्रेसी का मतलब होता है, क्या सरकार होती है, क्या पॉलिटिक्स होती है। अगर इन सारी चीज़ों और गतिविधियों से हमारी जनता अगर इंगेज रहती है, उसको इस सारी चीज़ों की जानकारी रहती है, हमारी देश की जनता अगर एजुकेटेड होगी, तो बहुत जल्द हम वन नेशन वन इलेक्शन को हासिल कर लेंगे और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये बात को जो है आपको प्राउड होना चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से आते हैं, किस सिटी से आते हैं और वो किस स्टेट में पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।